जी जी, मैं कर रही हूँ, 1 मिनट बस। तो फिर आपका जो बच्चा होगा वो करेगा उसको अप्लाई। और बच्चे की बिहेवियर की शेपिंग हम कैसे करते हैं कि आपके वर्ड्स बच्चे के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अगर आपका बच्चा कोई अच्छा बिहेवियर शो करता है तो आपने अपने बच्चे को अप्रिशिएट करना है। आपने अपने बच्चों को शाबाश देनी होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी होती है। जब आप अपने बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं तो बच्चे के वो बिहेवियर जो है वो परमानेंट हो जाते हैं। जैसे आपने क्या किया कि आपका अगर बच्चा किसी बिहेवियर को, किसी बैड बिहेवियर को शो करता है और आप उसको गुड बिहेवियर में चेंज करना चाहते हैं, तो आपने उसके बिहेवियर की मॉनिटरिंग का एक चार्ट बना लेना है कि इसने दिन में कितनी बार बदतमीजी की, दिन में कितनी बार इसने जो है वो बात को नहीं माना है। अगर आपका बच्चा आपकी बात मान रहा है, अच्छी तमीज से बैठ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप उस बच्चे को शाबाश भी देंगे, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस बच्चे को उसकी पसंद की कोई चीज दे दें। कोई भी, लाइक आप टॉफी वगैरह या इसके अलावा खाने पीने की कोई चीज बच्चे को दे सकते हैं जो उसकी पसंद की और आपकी अफोर्डेबिलिटी भी हो। और उसके बाद बच्चे का वो बैड बिहेवियर गुड बिहेवियर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर कोई अडल्ट है, कोई बड़ा इंसान है, तो आपने उस इंसान के साथ में एम्पथी करनी है। आपने उसके बारे में जजमेंटल नहीं होना है। आपने अपने वर्ड्स को उसके साथ में बुरा नहीं करना है। आपने उसकी बात को समझने की कोशिश करनी है। जब एक इंसान गुस्से की हालत में होता है, आप कोशिश करें कि आप उस वक्त खामोश हो जाएं, उससे किसी भी टॉपिक के ऊपर बात ना करें। आप उसके कभी भी हमेशा मसला तब बनता है जब एक इंसान लड़ रहा होता है, झगड़ा करता है, और उस इंसान को सेम उसी पॉइंट के ऊपर जाके जो है वो समझाने की कोशिश की जा रही होती है। क्योंकि आपकी कॉन्शियस में आप इस टाइम आपको नहीं सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती है। जब आपके इमोशंस पीक लेवल के ऊपर चले जाते हैं, वो इंसान चुप कर गया, साइड पे हो गया। अब जब कुछ टाइम गुजर गया, आप फिर उस इंसान से बात करें, उससे पूछे क्या बात हुई थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से तुमने गुस्से का इजहार किया। जब आप उसे इस चीज, आपके वर्ड्स जो होते हैं ना वो दूसरे इंसान को एम्पथी देते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ में कोई मसला है, तुम अपनी कोई और बात कहना चाहते थे लेकिन तुम्हें अपने अल्फाज के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। तो वो इंसान आपके साथ में इमोशनल मिररिंग करेगा। आप उसे ये कहेंगे कि मैं ये जानता हूँ, देखो जिस तरह से तुमने गुस्से का इजहार किया है, सेम इसी तरह से बात होगा, मैं भी कर जाता हूँ गुस्सा, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी अपनी बातों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये चीज आपकी उसके साथ में रैपो बना देगी और वो पर्सन अपने इशू को आपसे बयान करेगा। अब इसके अलावा हम अपनी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम अपने बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप खुद अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आपका बिहेवियर खराब कहाँ पे हुआ। आपका बिहेवियर जब खराब, ये किसका माइक ऑन है?
तो यहाँ पे फिर पहले आपने अपने ट्रिगर्स का पता चलाया। जब आपको अपने ट्रिगर्स का पता चल गया, ट्रिगर्स के जानने के बाद आपने उसकी कॉजेज देखनी है, फिर आपने उन ट्रिगर्स को हटाने की कोशिश करनी है। एक इंसान अगर पता चल रहा है कि अगर आप गुस्से का इजहार करेगा, अगर ये बात की जाएगी या इस सिचुएशन में जाके आपको लगता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, तब आपने कोशिश करनी है कि आप उस इन्वायरमेंट में नहीं जाओ। कुछ लोगों को इश्यूज होते हैं कि उन्हें कुछ लोगों के साथ में उनके इश्यूज बन जाते हैं। कोई ऐसी महफिल होती है जहां पे आपको पता होता है कि अगर इस इंसान से मैं मिल लिया तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहूंगा, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। तो आप अगर उस इंसान से सलाम दुआ की और सलाम दुआ करने के बाद आप साइड पे हो जाओ, आप उससे ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करो। अगर आपको लगता है ये पर्सन मुझे किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर पिंच कर सकता है। और दूसरा, हमेशा हम किसी भी सिनेरियो को जब देखेंगे तब हम अपने दो पोल्स पे देखते हैं। एक पोल नेगेटिव और दूसरा पोल होता है पॉजिटिव। हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक पोल के ऊपर बैठ जाते हैं। एक पोल जो कि नेगेटिव होता है कि इस इंसान ने मुझे अगर ये बात कही है तो इसने मुझे ताना ही मारा है। आपने उस पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट में भी देखना है और दूसरा आपने उसको नेगेटिव पोल के ऊपर भी देखना है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में परसीव करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस बात की समझ आ जाए, हो सकता है कि इस इंसान ने मेरे साथ में मजाक किया हो, इसके कहने का वो मतलब ना हो जो मैं समझ रहा हूँ। अगर आप उसको नेगेटिव वे में परसीव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे साथ में गलत हुआ है, मेरे साथ में ज्यादती हुई है। अगर आप उसको रैशनलाइज वे में देख लेंगे तो आप उस पॉइंट को इतना ज्यादा वो आपके लिए ट्रिगरिंग नहीं होगा। आप जैसे जैसे आपने अपने बिहेवियर की मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट की, आपने पहले अपने सारे बिहेवियर लिख लेने हैं कि मैं अपने किस किस बिहेवियर पे इम्पल्सिव एक्ट करता हूँ। मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा है, मेरा रोना बहुत ज्यादा है, मेरे खौफ बहुत ज्यादा आते हैं। ये आपके बिहेवियर्स होते हैं। और आपके इमोशंस ही आपके बिहेवियर्स को बनाते हैं। आपके रवैये जो है आपके थॉट होंगे, थॉट के बाद आप उसको जो है बिल्कुल आप देखते हो कौन सा इमोशन किस तरह से है, वो फिर आपके रवैये बन जाते हैं। गुस्सा करना, कुछ लोग बहुत अच्छी पर्सनालिटीज के मालिक होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। लोगों से, कुछ लोगों से ऐसा भी होता है बात करके हमें लगता है कि इस इंसान ने हमसे क्यों बात की, हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए। रिप्लेस द बिहेवियर, आपका गुड बिहेवियर, आपने अपने बैड बिहेवियर को अपने गुड बिहेवियर के साथ में रिप्लेस कर दे। आप ये देखो कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से के टाइम के ऊपर उस जगह से मूव ऑन कर जाओ कुछ टाइम के लिए। आप पानी पी सकते हो, आप उसकी जगह किसी और एक्टिविटी में शामिल हो सकते हो। इसे हम लोग कहते हैं इमोशंस रेगुलेट करना। यानी कि जैसे एक पंखे का बटन चलता है, हम एक पंखे को अगर ऑन करते हैं तो दूसरा उसी तरह से हम अगर उस पंखे के बटन को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, वो टर्न कर जाएगा। इसी तरह से आपने अपने एक इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैं 1 मिनट बंद कर रही हूँ। सॉरी। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बोले। जी बोले, क्या कह रहे हैं आप? किसका क्वेश्चन था? मैम मैं कह रहा था कि थोड़ी देर पहले एक बात रही थी कि वहां से थोड़ी देर के लिए मूव ऑन हो जाए। जैसा जी कि अगर मेरी फैमिली में ज्वाइनिंग फैमिली है ना, तो ठीक वहां है। पे जैसे कि अगर मेरा वाइफ के साथ कोई मसला आता है, हम्म। तो अगर मैं वहां से जैसे इस चीज को भी मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है। जैसे ही हम्म। मैंने वहां से थोड़ा देर के लिए मूव ऑन हुआ हूँ, एक दिन आधा दिन, तो बीच में ना हमारे जो रिलेटिव होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और आके रिश्ते में जो है ना बहुत बड़ी दरार डालना शुरू हो जाते हैं। हम्म। उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, वो चीज हमें फिर समझ में नहीं आती है, तो फिर उस वक्त हम रिएक्शन देते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं।
ओके, ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है इब्राहिम। इब्राहिम। इब्राहिम इब्राहिम, देखे, आपके दरमियान में कोई इंसान अगर दरार डालने की कोशिश करता है तो आपके ख्याल में क्या आपकी वाइफ के साथ में कम्युनिकेशन ठीक है? अ, देखिए, जब कम्युनिकेशन जगह सही होती है, लेकिन ये चीजें आ जाती हैं, गलतफहमी जब बीच में आती है, तो इंसान जैसे ही थोड़ा सा मूव करता है, तो अगले के पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि बस ये गलत है, तो वो गलत है ना, भाग गया। सच्चा होता तो बैठता बात करता। तो जब आप वो बैठ के बात कर रहा होता है, तो उसको ऐसी बातें बोली जाती है जो कि उस बंदे में होती भी नहीं। ओके, अभी यहाँ पे इशू आपकी अंडरस्टैंडिंग का। आपकी बीवी अगर आपको अंडरस्टैंड करती हो ना, वो आपको समझती हो, आपके बारे में उसको पता हो कि मेरा मियाँ कैसा है, उसे दुनिया जहान से कोई बंदा जो है वो ट्रैप नहीं कर सकता है, आपके रिश्ते के दरमियान में दरार नहीं आ सकती है। आपने उन दरारों को बेहतर नहीं बनाना है, आपने अपनी बीवी के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है। कम्युनिकेशंस आपने करनी स्टार्ट करनी है। जब आप अपनी बीवी को अपने मसले के बारे में कम्युनिकेट करोगे ना, कि अगर ये बात हुई है तो ये बात इस तरह से हुई है, और फरार होने बात मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी बीवी को छोड़ के 2 दिन के लिए चले जाओगे कहीं और। आपने वहां से मूव ऑन करना होता है 1-2 घंटे के लिए, ताकि वो बात जो है दब जाए, आपका मसला वहां पे खड़े रहने से ज्यादा ना बन जाए, मसला आप हाइपर एक्टिव ना हो जाओ। वो होती है, ये नहीं होता कि आप 2-2 3-3 दिन जो है वो गायब हो जाओ। ये तो आप इस्केप करते हो, भागते हो जगह से। अच्छा। हमने वो पीछे देखा था ना कि इस्केप बिहेवियर का अटेंशन है, इस्केप है, वो बंदा भाग रहा है। आप तो सिचुएशन से भाग जाते हो। अब डेफिनेटली जब आप भाग जाओगे तो आपके ऊपर तो इल्जाम आएगा ना कि आप गलत हो। सही। कभी भी अपने आप को जब मैंने तो सिर्फ ये बात बताई, मैंने तो आपको ये कहा था कि आपने उस पॉइंट से कुछ देर के लिए मूव ऑन करना है, ताकि आपका जो इमोशन जो कि पीक लेवल, एक इमोशन का दौरानिया होता है, रिसर्च बोलती है कि 11 मिनट है, जबकि 11 मिनट नहीं, हम अगर ह्यूमन बिहेवियर को फिगर आउट करते हैं तो उसका दौरानिया बनता है 21 से 25 मिनट। 25 मिनट तक आप सेम मूड में रहती है। अगर आपका रोने का दिल कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको खौफ हो रहा है, आप 25 मिनट तक उसी सिचुएशन में रहेंगे। 25 मिनट के दौरान में अगर आप किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ना करते हैं तो उसके बाद आपका वो इमोशन की जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। अब आप 1 घंटे के बाद वापस आएंगे, आप अपने घर से नहीं भागेंगे। अगर आप वहां से भागते हैं ना तो आपको तो यही बात सुनने को मिलेगी। वही चीज में देखे, ऐसा भी होता है कि एक इंसान है, उसको आप वहां पे 1 घंटा ना रुके, चले जाए, लेकिन 1 घंटे के बाद में फिर किसी इंसान को देखते ही ना अजीब सा तबीयत में हो जाता है, और गुस्सा आना शुरू हो जाता है गुस्सा देखते इसलिए ही। आपको इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और वो काफी आप अरसे तक रहता है, 3 दिन 4 दिन तक रहता है। तो वो इसीलिए ना, क्योंकि आप इमोशनली इंस्टेबिलिटी का शिकार हो, आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपको अपने अग्रेशन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जब आपको अपने बिहेवियर की मॉडिफिकेशन करनी आ जाएगी ना, तब आपके ये गुस्से इतने इतने दिन तक नहीं रहेंगे। आप क्या करते हो कि आप सोचते ही रहते हो उस बात के बारे में, आप अटेंशन देते हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, इस पर्सन ने मुझे क्यों बोल दिया। जब आप ये काम करोगे तो डेफिनेटली आपका तो बिहेवियर खराब रहना है। आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन जब हो जाता है इंसान का तो उसका बिहेवियर परमानेंट हो जाते हैं। हम सोचते हैं, हम उस सिनेरियो के बारे में, क्यों मुझे बोल के चला गया, क्यों मेरी बीवी ने मुझे नहीं समझा, क्यों दूसरे लोग आके हमारी जिंदगियों में मुदाखलत कर रहे हैं।
आप जब क्यों 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 क्यों, वो आपके नेगेटिविटी की तरफ आपको लेके जाती है, फिर आप उस पर्सन के बारे में सोचोगे भी तो आपको गुस्सा आएगा। आई बात अब थैंक यू आपको सो समझ? थैंक यू सो मच मैम। ओके। अब इसके बाद हम लोग करते हैं एक टेक्निक यूज किसी भी बिहेवियर को शेप करने के लिए। वो होती है कि आपने अगर एक इंसान गलत काम कर रहा है, आप उसकी एसोसिएशन कर दोगे एक बैड चीज के साथ में। जैसे एक इंसान गुस्सा करता है तो आप उसको ये कहोगे कि तुम गुस्सा करते हो, तुम तो अच्छे बन ही नहीं सकते हो। बाज औकात ये वर्ड्स आपको आज इस बात के ऊपर ट्रिगर कर जाते हैं कि मैं गुस्सा करता हूँ इसलिए मैं अच्छा नहीं हो सकता हूँ। जैसे लोग नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं ना, कि लोग नाखून चबाते हैं। तो अगर एक इंसान नेल बाइटिंग करता है, उसके नेल्स के ऊपर हम लोग नेल पॉलिश लगा देंगे ना, वो बाइट करेगा, तो उससे उसकी जुबान का जो टेस्ट होगा वो खराब हो जाएगा। अब उसके बिहेवियर को आपने रीइंफोर्स कर देना है पॉजिटिविटी के साथ में। अब जैसे उसने बाइट की, उसको टेस्ट बुरा आएगा, अब वो उस टेस्ट को नहीं करेगा। अब वो दोबारा से अपनी नेल बाइटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको स्मेल आएगी, वो अच्छी नहीं होगी। ये होती है हमारी एक टेक्निक बिहेवियर की मॉडिफिकेशन की। अब कुछ और चीजें हैं जिसमें हम एक इंसान को अपने बिहेवियर को काल्मिंग रखने के लिए आपको अपनी यानी कि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को काल्म रखने के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपना सकते हो, क्योंकि आप किसी भी बात को उसी वक्त समझ सकते हो जब आपके इनसाइट हो। जब तक आपको इस बात का इल्म नहीं ना होगा कि आप जो बिहेवियर शो कर रहे हो वो बिहेवियर करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, तो आप बार बार उसी बिहेवियर को शो करते रहोगे। पहले आपके अंदर इस बात की इंसाइट का होना बहुत जरूरी है कि आप एक गलत बिहेवियर को शो करें। अब इसके बाद आती है कि आपने अपने आप को रिलैक्स कैसे रखना होता है। रिलैक्सिंग टेक्निक्स होती हैं। हम लोग कई बार इस बात के बारे में जिक्र कर चुके हैं, मुराकबे के बारे में। मुराकबा इंसान की सेंसेशन को यूज करता है, और जिस सेंसेशन को यूज करने के बाद हम अपनी प्लेजर सीकिंग जो विजुअलाइजेशन होती है, आपकी फाइव सेंसेस अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं, छूने, चखने, स्मेल करना, टेस्ट करना, टच करना, और साथ में आप हियरिंग आपकी यानी कि ऑडिटरी। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी सेंसेशन को यूज करना है, और इन सेंसेशन को यूज करने के बाद आप अपनी वो चीजें ऑब्जर्व करोगे जिनसे देख के, सुन के, बोल के, चख के, छू के, स्मेल करके आपको खुशी मिली। आप अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद आप उनको महसूस करें। जब आपने महसूस किया, आपको एक आप जितनी डेप्थ में जाके महसूस कर सकते हैं आप उनको महसूस करें। इसका एक स्टेप मैं आज आपको करवाती हूँ। आप क्या करें, बिल्कुल इस टाइम अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। बिल्कुल एकदम से अपनी बॉडी को आप रिलैक्स कर लें। अपनी बॉडी रिलैक्स करने के बाद आपने ये करना है कि आप अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद आपने अपने नाक से एक लंबा सांस लेना है। लंबा सांस आप 1-2 सेकंड के लिए लेंगे, और उसको आप आहिस्ता से अपने मुंह के रास्ते से बाहर निकाल दें। फिर से एक बार आपने एक लंबा सांस लेना है। लंबा सांस लेने के बाद आप उसको 1-2 सेकंड के लिए होल्ड डाउन करेंगे, और आहिस्ता से आप उसको बाहर निकाल। अब आप आंखें बंद करें।
आंखें बंद करने के बाद आप महसूस करना शुरू करें, आपको इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज जिसको देख के आपको खुशी मिलती है, उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दे आंखें बंद कर। वो चीज, कोई मंजर, कोई पहाड़, कोई इंसान, कोई भी चीज, कोई भी हो सकता है। वो कोई जानवर भी हो सकता है, वो ग्रीनरी भी हो सकती है, नेचर भी हो सकता है, जो भी। आपका खाना काबा, हॉली प्लेसेस, पुराने पाक, आपके वालिदैन, आपके माँ बाप। अब आप उसको अपनी आंखों के सामने उस मंजर को महसूस करें। आपको वो मंजर महसूस हो रहा है। अब आप महसूस करेंगे उस आवाज को, वो आवाज जो आपके कानों में उतरती है और आपको वो आवाज खुशी देना शुरू कर देती है। अपने कानों के जरिए से उस आवाज को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करें कि आप जो है वो इस वक्त अपनी पसंद का सबसे मजे का खाना खा, उसका टेस्ट जो आपको महसूस होता है, उस टेस्ट को फील करें, अपने जायके को, उसको अपनी जुबान के ऊपर महसूस। अब आप महसूस करेंगे कि आप जो है वो इस वक्त अपने पसंद के फूल या परफ्यूम आपने उसको लगाया हुआ है, फूल की खुशबू उसको अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि आप जो है वो इस वक्त अपनी पसंद की चीज को छू रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं। उसकी सॉफ्टनेस, वो चाहे कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई चीज, कोई जानवर, कुछ भी हो सकता है। अब आप उसको महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप कुरान पाक को हाथ लगा के खुशी महसूस करते हो। अब आप आहिस्ता से अपनी आंखें, ना टेल मी, अब आप क्या है, अब आप अपने माइक को ऑन करके बताएं। बताएं कैसा महसूस हो रहा है आप। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं या आप मीटिंग में कोई है भी कि मैं ही अकेली मौजूद हूँ। फीलिंग स्लीपी, ओके, रिलैक्स। जैनुल आबदीन, अब आप इसको करना डेली लाइफ में। ये सिर्फ एक स्टेप है मेडिटेशन। माइक ओपन है सर आप सबके। काल्मनेस तैयबा, ओके, ठीक है। तो ये होती है मुराकबा, और ये मुराकबे का एक स्टेप है जो मैंने आपको सिखाया है। इसके फर्दर टू और स्टेप्स भी हैं, तो वो इंशाल्लाह हम लोग जो है, एक स्टेप मैंने आपको ऑलरेडी भी सिखाया हुआ है, वो ग्रेटिट्यूड वाला है।
यानी कि आपने हीलिंग प्रोसेस करना होता है शुक्रगुजारी के जरिए। ये था आज का हमारा वेबिनार, जो कि यहाँ पे एंड होता है। अब होंगे आपके आंसर क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हैं। जी मैम मेरा क्वेश्चन है। बुशरा का एक क्वेश्चन है। बुशरा, आप बोलें, फिर उसके बाद हम बुशरा का देते हैं। मैम बोलूं? जी जी, आप बोल सकती हैं। मैम आपने बीच में कहा ना कि अगर कोई पर्सन मिसबिहेव करता है तो हम उसे क्वेश्चन नहीं करते कि उसने मिसबिहेव क्यों किया। तो इसकी हम्म। रीजन क्या है, हम उसे क्यों नहीं क्वेश्चन करते, या फिर वो ऐसे क्यों कर रहा होता है उस टाइम, उस सिनेरियो अ, में? अगर देखो वो ना, हमने ही एक कुछ ऐसे इंस बोला होता है जो उसे ट्रिगर कर गया होता है, तो इस सारी सिचुएशन को उस वक्त ओवरकम कैसे किया जाता जब आप एक इंसान और अग्रेसिव बिहेवियर में होगा ना, या इम्पल्सिव बिहेवियर में होगा, उसकी सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती है। जैसे कहा जाता है ना, गुस्सा इंसान की अक्ल को खा जाता है। उस पॉइंट के ऊपर है? उस इंसान की सेंसेशन वर्क ही नहीं कर रही होती है, उसे पता ही नहीं चल रहा होता है वो बोल क्या रहा है। आप अगर उसी टाइम के ऊपर उसको पूछोगे ना कि तुमने क्यों किया है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। वो तो अब्रप्ट होता है, इम्पल्सिव उसका बिहेवियर है। उस टाइम तो उसने आपकी कोई बात समझनी नहीं, आप उसको सही कर ही नहीं सकते हो। हाँ, जब वो इंसान कुछ देर के बाद गुस्सा उसका खत्म हो जाता है, जब वो कुछ देर के बाद समझेगा, फिर आप उससे पूछते हो। मैंने आपको बाद में ये बात बताई तो है कि आपने उसकी जब वो स्टेट बेहतर होगी, कुछ टाइम गुजर गया, फिर आप उससे पूछो कि क्यों, उसने क्यों किया था, ये क्या बात हुई थी। हाँ, निकाल ले। ठीक है। मैम होते हैं लाइफ में उसका काफी ऐसे ट्रोमास होते हैं, पास्ट ट्रोमास, इसको मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड के जरिए खत्म किया जा सकता है? पास्ट ट्रॉमा को हम लोग ईआरपी के जरिए से खत्म करते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी से। हम लोग ट्रॉमा जो होता है ना, ट्रॉमा, आप मेडिटेशन जो है ना, मेडिटेशन एक इंसान को रिलैक्स करती है, आपको पुरसकून करती है, आपको आपके प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाती है। बट वो आपके ट्रॉमा को हील नहीं कर सकती है। आप कुछ देर के लिए हील हो जाते हो, एटलीस्ट आप अगर मुकम्मल मुराकबा करते हो ना, डेली बेसिस के ऊपर दिन में 2 बार, तो आपको जो रेस्टलेसनेस के पॉइंट्स होते हैं, आपका स्ट्रेस मैनेज होने लग जाता है। ये काफी एक इफेक्टिव टेक्निक है। डीप ब्रीथिंग तो इंस्टेंट होती है ना, और उसका असर जो है 1 घंटा रहेगा। बट अगर आप मुराकबा करते हो ना डेली बेसिस के ऊपर, तो एटलीस्ट आप 3-4 घंटे तक जो है वो बेहतर रह सकते हैं। आप काफी ज्यादा रिलैक्स होते हैं इससे। जब मैं अपने क्लाइंट्स, अच्छा यहाँ पे मैंने ना आपको मुकम्मल मेरे पॉइंट्स वैसे ही थे। आपने पहले जो है 5 पॉइंट्स है विजुअलाइजेशन, 5 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हेयरिंग है, 3 पॉइंट्स टेस्ट है, 2 पॉइंट्स आपकी स्मेल के हैं, और 1 पॉइंट आपके टच। तो ये बात है। मैम वो समझ नहीं है कि आपने कहा था मेडिटेशन अगर 3-4, वो समझ नहीं 3-4 क्या घंटे या मिनट से जो भी। ये आपकी ना अभी कुछ देर के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आपने इसको ना दोबारा से रिज्वाइन कर लेना है। मैंने आपको कहा कि आपने दिन में जो है ना वो 2 बार मुराकबा करना है। ये मुराकबे का एक स्टेप है, इसके फर्दर 2 और स्टेप्स भी हैं। एक हीलिंग प्रोसेस होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, आप उसमें शुक्रगुजारी करते हो, और तीसरा आप सर से लेकर पैर तक अपनी बॉडी के सारे जितने भी पॉइंट्स होते हो उसको टच करते हो, उसको फील करते हो। जब आप अपनी बॉडी के सारे पॉइंट्स को टच करते हो, उसको फील करते हो, देन आपको अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने आपके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बनाया है। आप देख लो, कभी आपको पता, आपने अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स को टच करके फील किया कि आपकी बॉडी किस तरह की है। तो उसके अलावा फिर बाद में तो आपकी मैं हीलिंग टेक हम नहीं ना करते हैं। हमें जब हमने कभी उसको टच ही नहीं किया है, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी बॉडी के पार्ट्स कैसे हैं, कि कौन से हैं साहब।
तो इसीलिए आपने जो है ना वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को जो है वो टच करना होता है और उसको फील करना होता है। आपको फिर अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने आपको किस तरह से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है। आपके हेयर से लेकर जब आपने फीट तक चेक करना है तो आपको अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर भी पता चलता है और आप उसको मूव कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। तो आप काफी ज्यादा उससे रिलैक्स हो जाते हो और फिर बाद में अपने शुक्रगुजारी भी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन किसका? जी मैम, मुझे क्वेश्चन करना है। जी करें। जी मैम, मेरे असल में ना बेसिक दो क्वेश्चन हैं, मतलब इसी एब्रप्ट बिहेवियर से रिलेटेड। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो कि जो ऑलरेडी इस चीज़ का शिकार है, और वो जो है ना वो ओसीडी का पेशेंट है, या वो इसी तरह से जो है ना वो शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, या इसी तरह की कोई और साइकोलॉजिकल उसके साथ डिसऑर्डर है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर। हम्म। तो हम बच्चों में वो बिहेवियर कैसे मुंतकिल होने से रोकें? या फिर ऐसा भी होता है समटाइम कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और वहां पे कोई बच्चा जो है वो इस तरह के एब्रप्ट बिहेवियर का शिकार है, या वो होता है और बच्चा उससे दोस्ती करता है, उससे सीखता है, उसमें खुद ब खुद वो चीजें जो है ना क्या। जी मिस, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है मुझे आपकी आवाज, आप बोलो। मो- बच्चे ऐसा होता है कि बाहर जाके भी ये चीजें सीख रहे होते हैं और समटाइम अपनी फैमिली से भी सीख रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे समझाया जाए कि कौन सा बैड बिहेवियर है, कौन सा गुड बिहेवियर है, या हम उस चीज पे कैसे काम करें? और दूसरा कि जो जनरेशन है ना, जमाने में पैदा होने वाले बच्चे हैं कि जिन्होंने आंख ही सोशल मीडिया के दौर में खोली, क्योंकि हम 90s के बच्चे हैं। मैं अपनी बात करूंगी तो हम लोगों ने जिस टाइम पे आंख खोली उस जमाने में कोई इतना सोशल मीडिया नहीं था। हमें जो है ना वो इतना नहीं पता था उन चीज़ों का जितना आज की जनरेशन को पता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कभी फेसबुक पे कोई पोस्ट आ जाती है ऐसी कि जो हमें एकदम जो है ना वो या तो एग्रेशन में ले जाती है या डिप्रेशन में ले जाती है, या कोई ऐसी न्यूज़ हम सुनते हैं हुकूमत से रिलेट, या जो आजकल के महंगाई के हालात हैं कि जिसमें बहैसियत हमें जो है वो एकदम से खुद भी हमारे अंदर ये मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो हम अपने आप में उस वक्त पे कैसे कंट्रोल करें, या बच्चों को उस चीज़ से कैसे, जो सोशल मीडिया के थ्रू इम्पैक्ट आता है ना बिहेवियर्स में, उनसे हम कैसे बचें? ये मेरा सवाल है। ठीक। आज हम जिस दौर में इस टाइम हो, एक तो वो इंफॉर्मेटिव भी है। वो इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाती है। पहले तो हमें किसी भी चीज को इकट्ठा करने के लिए एक बड़े रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ता था, आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था। या अगर आपको कहीं आपने कोई रिसोर्सेज है, आपने कोई वीडियो देखनी है तो पहले आपने उसको जो है वो अपनी तो क्या उसे कहते हैं, हम लोग उस पे पहले करवाते थे। और साथ में फिर बाद में आप जो है उस अपने लैपटॉप या टीवी में लगा के देख रहे होते थे। लेकिन अब तो इंटरनेट इतनी ज्यादा है कि आपको अवेलेबल है हर जगह के ऊपर। अब आप अपने बच्चों में किस तरह से इन बिहेवियर्स को जाने से रोक सकते हो? आपके बच्चे जो होते हैं ना उनकी ट्रेनिंग होती है आपके बिहेवियर्स। आप अगर अच्छा बिहेवियर शो करोगे, आप अगर अग्रेसिव नहीं होगे, आपके बच्चे कभी भी बाहर की चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। आपके घर का माहौल आपके बच्चे को बनाने में और बिगाड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपके घरों के माहौल खराब है तो आपको उन उस माहौल को बेहतर बनाना बहुत जरूरी। अगर आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है ना, घर का मतलब बेसिकली होता है एक सुकून की जगह। अगर आपके घरों में सुकून नहीं ना है और आप ये कह रहे हो कि ये घर है, तो मैं कहती हूँ ये घर नहीं। लड़ाइयाँ झगड़े सड़कों के ऊपर होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बाहर होते हैं, घरों में झगड़े नहीं। अगर घरों में झगड़े है ना तो वो घर नहीं है, क्योंकि घर होता है सुकून की जगह। अपने पहले घरों को सुकून की जगह बनाए। मेरे अपने घर की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ।
हमारे घर में झगड़ा करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऊंची आवाज में बोलता भी है ना, तो कहेंगे चुप कर जाओ, इग्नोर कर दो, मगर झगड़ा नहीं करना। हमारे बहस ये हमारे मेल मेंबर है, वो समझते हैं कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, बात को खत्म किया जाए, गुस्सा नहीं होना चाहिए है। अगर कोई ऊंची आवाज में बोलता है तो उसे कहेंगे साइड पे ऊपर हो जाओ, यहाँ से तुम मूव ऑन कर जाओ, बाहर चले जाओ। वो खुद हमें इस चीज की इजाजत नहीं देते, क्योंकि वे कहते हैं कि घर जो होते हैं वो सुकून की जगह होती है। अगर हमें घरों में सुकून नहीं ना मिल रहा है तो हम फिर बाहर ही ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपने घरों को बेहतर, जब हमारे घर बेहतर हो जाएंगे ना, हमारे बच्चे खराब नहीं। हमारे बच्चे तब खराब होते हैं जब हमारे घरों में सुकून नहीं होगा। आपका बच्चा घर में भी लड़ाई देख रहा है तो बाहर जाके भी वो लड़ेगा, क्योंकि माँ लड़ती है, बाप लड़ता है, बाप गालियां देता है, बाप माँ को गालियां देगा, बच्चा भी गालियां ही देगा। अगर बाप अपने माँ को मार रहा है तो क्या होगा, वो अपनी बहनों को मारेगा। अपने बच्चों की तरबियत करो। क्यों क्यों होते हैं झगड़े घरों में? क्योंकि एक पर्सन सुनता नहीं है और दूसरा पर्सन उसको सीधा करने के चक्कर में होता है। आप मसलों को सुने, मसला कहाँ से बन रहा है, अपने जब सुनेंगे ना, आप सुनना शुरू कर दें, आपके आधे जिंदगी के मसले खत्म हो जाएंगे। जी मैम। जी मैम, एक एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी। जी बोलो। जी मैम, ये है कि देखें, आपने कहा वो घर नहीं है, एग्जैक्टली बिल्कुल मेरा भी पॉइंट यही है कि जहाँ पे झगड़े होते हैं वहाँ वो घर नहीं होता। लेकिन मिस, असल मसला ये होता है कि जब इन लॉज में आके आप स्टक हो जाओ, आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि जो बड़े कह रहे हैं वही सब कुछ हो रहा है घर में। फिर इस सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि घर के बड़े ही जब लड़ने वाले हैं और कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी थी बीच में जब सवाल किया था, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने जिन्होंने मेरे घर में आके फसाद मचाया था, वो मेरे साथ भी नहीं रहती थी। लेकिन जब मैंने उनको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए और मैंने उनको ये बता दिया और उन्होंने सबको मेरे खिलाफ इकट्ठा किया, तो मैंने फिर जब अपनी गवाही दे दी, उनको पता चल गया कि मेरी गलती भी नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने सुलह का उनकी तरफ कदम बढ़ाया कि ताकि बात खत्म हो जाए और घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और दोबारा कोई झगड़े की बात ना हो। तो मेरा भी मेन रीजन उनकी तरफ जाने का यही था, वरना मैं भी वॉकआउट कर जाती। लेकिन मैंने उस चीज को सुलह की तरफ बदला और उनको मैंने जो है वो काम डाउन किया। लेकिन बदले में उन्होंने सबके सामने मुझे धक्का दे दिया और उन्होंने मुझे गले तक नहीं लगने दिया अपने। वो इतनी एग्रेशन में थी और पता नहीं किस मूड में थी, अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जानते हैं उनकी नीयत। लेकिन बहरहाल मेरे दिल में तो नहीं था, तो मैं उनकी तरफ गई। अब उस सिचुएशन में क्या किया जाए जब सब मुंह बैठे हुए देख रहे हैं और कोई बड़ा बोलने को तैयार नहीं है? तो ये तो फिर मिस पूरा जैसे कहना चाहिए आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना एक तरह से। तो नहीं, बड़ों को इस बात की समझ नहीं होनी चाहिए कि बड़े जो है वो बड़प्पन का मुजाहरा करते हैं। आप जब एक कोई बाहर वाला बंदा आपके घर में लड़ाई डाल रहा है, आपने उसे इस बात का राइट दिया, तभी तो उसने आके आपके घर के माहौल को खराब किया। घर होता है ना, घर में हम सड़क है ना, जी एक मैम, रोड नहीं, है। बड़ों ने दी। उन्होंने मैम जब यहाँ दिया,